नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो निश्चित तौर पर हमारे वीडियो को जाएं और इस टॉपिक पर बनाए गए सारे वीडियोस को देखें। और यदि आपको पसंद है तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करके लोगों के बीच, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये कंटेंट पहुँच पाए। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना दिया है, लोकतंत्र की परिभाषा पर बनाया है और एक दूसरा बनाया है कि लोकतंत्र की विशेषताएँ क्या कहलाती हैं। ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र क्या और क्यों, सिविक्स का है। इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं लोकतंत्र के बारे में। तो आखिर में ये लोकतंत्र की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जब देखेंगे, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में लोकतंत्र ही प्रणाली सर्वोत्तम प्रणाली क्यों है, क्यों इसे सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। और हर एक देश न चाहते हुए भी अपने आप को लोकतांत्रिक देश घोषित करना चाहता है, लोकतंत्र का चोला ओढ़कर ही कोई काम करने की कोशिश करता है। इस वीडियो में उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जो मैडम लिंगदो अपनी कक्षा में अपने बच्चों के साथ शुरू करती हैं। मैडम लिंगदो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद से छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। एक क्वेश्चन किया जा रहा है, तो सबने कोई ना कोई टिप्पणी की। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ों की नज़र आएगी, लोकतंत्र के गुणों पर और लोकतंत्र की अवगुण, मतलब लोकतंत्र की खराबी क्या है, लोकतंत्र की अच्छाइयाँ क्या हैं, इस पर हमें जानने को मिलेगा और बच्चों के माध्यम से ही मिलेगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं ये बेहतरीन है, तो कुछ कहेंगे क्या है। आगे देखते हैं क्या वो आखिर में स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। योलांदा नाम के स्टूडेंट जो है वो कहती है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र ही चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहाँ भी अभी से अपनाया जा रहा है। अर्थात कुछ तो लोकतंत्र की बात होगी कि सारे देश लोकतांत्रिक ही बनना चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं कि हम लोकतंत्र में ही रहें। जहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं थी वहाँ भी इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि यह लोकतंत्र की प्रणाली सबसे अच्छी है? क्या अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है? ये योलांदा कहती है। उसका स्टेटमेंट है कि अधिकतम देश इस प्रणाली को अपना रहे, जहाँ पहले ये प्रणाली नहीं थी वहाँ भी इसे अपनाया जा रहा है। तो क्या ये प्रणाली सर्वोत्तम नहीं है? क्योंकि इसके बारे में अनेक महान लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी कही हैं। क्योंकि ये लोकतंत्र सबसे अच्छा है तो इस पर बहस करने की क्या ज़रूरत है। तभी तांगकी नाम की लड़की कहती है, लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे? इसका भी कथन है कि हम किसी के बातों को एज इट इज़, जैसा वो कहा हम उसे स्वीकार कैसे कर लें। उस पर हम अपना भी तर्क लगा सकते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति गलत कह रहा हो। क्या किसी व्यक्ति के प्रति यदि किसी के मन में आदर हो तो वो जो कहा है वो क्या वो सही हो सकता है? इस पर विचार करने की ज़रूरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कोई भी व्यक्ति महान हो, जो कोई भी व्यक्ति कुछ बड़े पद पर वो कह दे तो सारी की सारी बातें सत्य हो। हमें हर चीज़ को जांच समझ के निर्णय लेना चाहिए, उसे वो मानना चाहिए। फिर जेनी कहती हाँ ये गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को दिया ही क्या है? आधी सदी से ज़्यादा समय से तो हम लोकतंत्र ही हैं और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। इसका क्वेश्चन ये है कि लोकतंत्र है तो हमारे यहाँ सब कुछ सही है, आखिर में हमसे से मिला क्या? आज भी हमारा 70 साल से ज़्यादा हो गए, मोर देन 50 ईयर्स, लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में गरीबी है। क्या मिला हमारे देश को इस लोकतंत्र से? इस सारी तर्कों को मैडम लिंगदो सुन रही थी। तभी रेबियांग कहता है लेकिन ये बताओ कि लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण ही गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? बताओ। ऐसा तो नहीं ना कि लोकतंत्र के कारण ही हमारे देश में गरीबी आई है। अरे लोकतंत्र होने के बावजूद भी हमारे यहाँ गरीबी है। ये है क्या है? जेनी कहती हैं जो भी हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुद्दा ये है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। जेनी इस लोकतंत्र के खिलाफ अपना तर्क प्रस्तुत करती है। कहती है कि लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। लोकतंत्र का मतलब क्या है?
अराजकता, कोई नियम कानून का पालन नहीं, सब छिन्न भिन्न अपना, अस्थिरता, कोई स्थिरता नहीं होती लोकतंत्र में। जब चाहें सरकारें बने, जब चाहें गिर जाएं, कोई मतलब नहीं। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर और दिखावा सबसे ज़्यादा। ये लोकतंत्र का मतलब जिन्हें कह रही है। राजनेता यहाँ आपस में लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? कोई देश की परवाह नहीं करने वाला है। यहाँ पर सारे नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। सत्ता को पाने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े वो कर सकते हैं। तो पाइमोन कहता है, तो आखिर में इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए, आप ही बताओ। क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए? तो रोज कहता है, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। एक ऐसे नेता की जिससे चुनाव की, संसद की परवाह न हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों। देश के हित में जो कुछ ज़रूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश में गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। ये बात रोज कहता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत, सख्त नेता की ज़रूरत है। ऐसे नेता की जिसे चुनाव, संसद, इन सब की कोई परवाह नहीं, जिसके पास सारे अधिकार हो, देश हित में चाहे जो ज़रूरी हो वह सब करने में सक्षम हो। इसका कहना है कि इससे ही देश में गरीबी और भ्रष्टाचार कम होंगे। तभी पीछे से कोई चिल्लाते, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को तानाशाही कहते हैं। तो दोई कहता है कि अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर मान लो कि वह खुद भ्रष्ट हो तब? तो यहाँ पर सवाल तो लाजिम है, लाजिम सा सवाल है कि भाई अगर मान के चले जिस व्यक्ति को हमने सत्ता का चाबी उसके हाथ में दे दिया, वो उसके हाथ में इतनी पावर दे दी कि उस संसद, चुनाव, इन सब से कोई लेना देना, देश हित में चाहे जो करे। लेकिन मान लीजिए कि इसकी क्या गारंटी है कि वह देश हित में वो सारे काम करे? हो सकता है वो अपने हित में सारे काम करने लगे, क्योंकि उसे उस पद से जाने का, उसे पद से हटने का, उसे कुछ हटाने वाला उसे पता है कि कोई नहीं है, कोई उसको दिक्कत नहीं है। तो वो तानाशाह हो जाएगा, वह अपने परिवार और अपने लिए ही सारी काम करने लगेगा और भ्रष्ट हो जाएगा। तो रोज कहता है कि मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रहे हैं। तो रोज कह रही भाई कि मैं ईमानदार, संजीदा, मजबूत नेता, इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए आप मुझे बताओ कि क्या ऐसा संभव है कि दोई कहता है ये ठीक नहीं है ना, तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना कर रही हो और आदर्श तानाशाही के साथ। तुम रियलिस्टिक दुनिया में रह रही हो, डेमोक्रेसी में रह रही हो, तो उसकी तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कैसे? आदर्श तानाशाही का यहाँ मतलब हुआ, तानाशाही मतलब सारी सत्ता की चाबी, सारी सत्ता का केंद्र किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो और वो आदर्श स्थिति में हो, अर्थात वो जनता के कल्याण की बात करता हो, उसे चुनाव से मतलब ना हो, अर्थात जनता ने उसे ऐसे चुन लिया कि आप ही इस देश का कल्याण कर सकते हो, आप ही देश को जहाँ आगे ले जाना है कल्याण की दुनिया में ले जाइए, देश का विकास करिए, वो पावर दे जाए। तो आप तो इसकी आदर्श की तुलना कर रहे हो, लेकिन आप रह रहे हो वास्तविक लोकतंत्र में, तो इसकी तुलना आप आदर्श दुनिया के साथ ना करो ना। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ, अर्थात जब आपको तुलना ही करना है तो आप आदर्श लोकतंत्र की तुलना करो, आदर्श लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ करो, और वास्तविक लोकतंत्र की तुलना वास्तविक तानाशाही के साथ करो। वास्तविक के साथ वास्तविक, आदर्श के साथ आदर्श की तुलना करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में आप पढ़ो, वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मिलते हैं, स्वार्थी मिलते हैं और क्रूर होते। होता सिर्फ ये है कि हमें उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि सारी चीज़ों पर उनका कंट्रोल होता है। वे अपनी बुराइयों को जनता के समक्ष लाने ही नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या होती है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैंने कहा ना कि उन्हें सत्ता से हटने का डर ही नहीं रहता है। तो आप सोचो कि इस प्रकार का पावर देने से क्या हम कह सकते हैं कि नहीं ये सब कुछ सही जा रहा है? इस पूरी चर्चा को मैडम लिंगदो बहुत ही दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया, इंटरफेरेंस किया कि तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे कि यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही कौन गलत है, यह तो आप लोग ही सुलझाओ।
पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे थे। अगर किसी ने आपको इसमें रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात कहने से रोका जाता, सज़ा दी जाती बात कहने के लिए, तो निश्चित तौर पर आपको बुरा लगता। आप मुझे बताओ कि क्या ऐसी चीज़ें आप किसी गैर लोकतांत्रिक देश में कर सकते हो? तो निश्चित तौर पर जवाब आएगा नहीं। ऐसी खुली चर्चा विमर्श आप किसी गैर लोकतांत्रिक देश में, शासन व्यवस्था में नहीं कर सकते हो, जहाँ पर ये आपको आज़ादी ही न मिले कि आप अपने बातों को स्पष्ट तरीके से रख सको। तो क्या ये लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? यहाँ से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो बातें निकल कर आई उसका सारगर्भित रूप में कि लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला इसमें जो तर्क है लोकतंत्र के खिलाफ, सबसे पहले देख लेंगे हम लिस्टिंग बना करके कि कौन कौन से लोकतंत्र के अगेंस्ट में बातें की जाती हैं, कि लोकतंत्र के होने से क्या क्या हमें नुकसान है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लोकतंत्र के बारे में एक बात कही जाती है कि लोकतंत्र में नेता हमेशा बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। इसका मतलब हुआ कि लोकतंत्र में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं होती है। लोकतंत्र में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती, वो बार बार हर 2-4 साल 5 साल बाद से नेता बदलते और हमेशा उनको अपनी कुर्सी जाने का डर रहता है। इससे वो अस्थिरता बनी रहती है। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारी कुर्सी बरकरार रहे, इसके लिए जो भी जोड़ तोड़ गठजोड़ अपनाना हो सब वो करने को तत्पर होते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा अपनी कुर्सी जाने का डर बना रहता है। तो लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे सरकार में अस्थिरता उत्पन्न होती है। और लोकतंत्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल, मैं कहा ना, गेम ऑफ पावर, पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। और ये पॉलिटिकल केवल लड़ाई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नैतिकता का कोई जगह ही नहीं है। कोई पार्टी से दिल से जुड़ा हुआ हो ऐसा कदापि संभव नहीं होता। होता क्या है कि यहाँ पर मान के चले कोई पार्टी का बहुत बड़ा समर्थक है और यदि उसे उसकी इच्छा थी कि हमें इस पार्टी में कोई बहुत बड़ा पद मिलेगा सेवा करते करते, और जब वक्त आया तो उसे उस पार्टी में उस जगह ही न मिली, और कोई यदि विपक्षी पार्टी उसे उसी के समकक्ष कोई बड़ा पद देने को ऑफ़र करती है, तो निश्चित तौर पर वो नैतिकता का पतन करके, नैतिकता को ताक पर रख करके, हटा करके वो तुरंत उस पार्टी में शामिल हो जाता है। अर्थात उसके अंदर मोरालिटी नाम की चीज़ नहीं होती, नैतिकता नहीं होती। कि हम जिस पार्टी से वर्षों से जुड़े आ रहे थे, एक पार्टी को भला बुरा कह रहे थे, तो उस पार्टी के पक्ष में हमारी विचारधारा कैसे चले जाएगी। लेकिन पद पाने के लिए हम किसी भी प्रकार की नैतिकता को ताक पर रख देते हैं। अगला हमारा यह रखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। यहाँ बोला गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चूँकि बिना चर्चा विमर्श के कोई निर्णय ही नहीं लिया जाएगा, तो चूँकि किसी भी चीज़ पर यदि हम बहुत लंबी चर्चा विमर्श बातचीत करें तो निश्चित तौर पर हमें फैसले लेने में देरी होगी। ये इसकी खराबी बताई जाती है। लेकिन आप ये देखोगे एक प्रकार से तो ये सही भी है कि अगर किसी बात पर यदि हम 2-4 लोग 10 लोगों के निर्णय जान लें तो फिर हमको दोष देने वाला कोई ये नहीं रहेगा कि नहीं आपने हमसे पूछा नहीं। दरअसल में मैंने हर एक नियम कानून को बनाते समय जनता की नियति, जनता के विचारों को जाना है, उस पर विचार विमर्श किया है, फिर मैंने निर्णय लिया है। तो हमारे निर्णय को दोषी ठहराने का अधिकार भी जनता के पास नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जनता अपने निर्णय को ही गलत साबित कर दे तो फिर वो बदल भी सकती है, लेकिन ये अधिकार है कि इसकी बनाया गया है कि थोड़ा सा दिक्कत कि जब स्वाभाविक सी बात है कि जब बहस और चर्चा करनी पड़ेगी बहुत सारे लोगों से तो फैसले में लेने में देरी ज़रूर हो जाती है। तत्काल फैसले लेने में थोड़ा सा विलम्ब जरूर होता है। अब एक और बात का, चुने हुए जो नेता हैं उनको लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, लोग चाहते क्या हैं। इसके चलते कभी कभार ये लोग खराब फैसले भी लेते हैं। जो चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले ले लिए जाते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र में जो चुनावी लड़ाई है, जो पॉलिटिकल फाइटिंग वॉर है, वो महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, बहुत महंगी होती है।
इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। कहने का मतलब है कि हर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जब चुनाव कराया जाता है तो ये इतनी महंगी होती है कि एक व्यक्ति यदि चुनाव लड़ने के लिए यदि सोचे, और ख़ासतौर में भारत की अगर बात करूं तो भारत में कोई भी चुनाव प्रणाली इतनी महंगी हो जाती है कि यदि कोई लड़ना चाहे तो एक बार ज़रूर सोचेगा कि क्या उसके पास उतनी धन है, संपत्ति है। मैं इसको कुछ इस प्रकार से देखता हूँ कि पहला होना चाहिए व्यक्ति के पास पावर, शक्ति होना चाहिए। दूसरा, जनता तक आपकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, 2 पॉइंट। और तीसरा, मसल पावर होना चाहिए, अर्थात इसको बाहुबल कहा जाता है। इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जो आपको सत्ता तक पहुंचने में हेल्प करती है। लेकिन चूँकि ये सारे के सारे पावर, मनी भी है, बिना पैसा के आप कहाँ से कुछ काम कर पाओगे। पावर, पॉलिटिक्स, पावर, सत्ता, मनी का खेल। पैसा यदि नहीं है तो आप चुनाव लड़ने की बात ही छोड़ दो। क्योंकि दरअसल में होता क्या है कि हमारे यहाँ चुनाव में इतने खर्च होते हैं, सरकार भले ही लिमिट लगा देती है, चुनाव आयोग लिमिट लगाता है, एक थ्रेशोल्ड लगाता है कि इतने से ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ चुनाव में इतने ज़्यादा खर्च होते हैं आवश्यकता से अधिक कि क्या कहा जाए। तो जब इस खर्च को बहुत ज़्यादा करेगा तो जिसके पास खर्च करने की औकात नहीं होगी वो कहाँ से खर्च करेगा। वो चुनाव में लड़ने की बात ही नहीं करता है। जब चुनाव में लड़ा, यदि खर्च बहुत ज़्यादा किया और जीता तो सबसे पहले रिकवरी करने की बात सोचेगा। सोचिए, और उसकी परिणत क्या होती है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। पता चलता है कि चुनाव लड़ने से पहले इनकी संपत्ति 2 करोड़ की है और चुनाव जीतने के बाद से 5 साल के विधायक रहने के बाद, 5 साल सांसद रहने के बाद से इनकी संपत्ति कई करोड़ में पहुंच चुकी है, 50 करोड़ में पहुंच चुकी है। तो ये कुछ चीज़ें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। कभी कभार क्या होता है कि सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। ये तर्क दिया जा रहा है कि सामान्य लोगों को पता ही नहीं है क्या चीज़ें अच्छी है उनके लिए, क्या चीज़ें बुरी, तो फिर उन्हें किसी भी चीज़ का फैसला क्यों करना चाहिए। इसके अलावा बात क्या रखा, क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हों। इनमें से कौन से ऐसे मुख्य तर्क हैं जो लोकतंत्र पर ही लागू होते हैं। इनमें से कौन सा तर्क है कि जो किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा। और इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं, इसको आप बताने का प्रयास करें। देखिए, अगर आप किसी टॉपिक में समझ में नहीं आएगा, निश्चित तौर पर आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि यहाँ समझ में नहीं आया, उसको फिर से मैं व्याख्या कर दूँगा। अपनी पसंद नापसंद को ज़रूर निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से, लाइक के माध्यम से समझाएं। अब यहाँ पे बात होती है कि निश्चित तौर पर लोकतंत्र सारे समस्याओं की ख़त्म करने वाला एक जादू की छड़ी नहीं, कैसे घुमाया सारे की सारी समस्याएं यहाँ लोकतंत्र है तो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया में गरीबी नहीं मिटाई है, निश्चित तौर पर गरीबी को कम करने में हेल्प ज़रूर हुआ है, लेकिन लोकतंत्र होने के नाते हमारे देश या किसी भी देश में पूरी तरीके से गरीबी हट गई हो, ये संभव नहीं। हाँ, सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में, जो मैंने कहा ना कि लोग सबसे बहुत बुनियादी चीज़ ये होती है कि लोग अपने बारे में फैसला खुद कर। देखो, सिंपल सी बात है कि सरकार का वो स्वरूप अच्छा माना जाता है इसमें जनता स्वयं फैसले कर सके। कोई बाहरी बताए कौन सा अच्छा है, क्या अच्छा है, इससे बेहतर है कि वो सारे फैसले जनता खुद ले। जनता कुछ बात की समझ होनी चाहिए, जो मैं फ़ैसले ले रहा हूँ गलत है तो फिर बदलूँगा, सही है तो कोई बात ही नहीं है। मुख्य मसला यही है कि लोग अपने बारे में फ़ैसला खुद करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं होती है कि सारे फैसले जो लेंगे उनके अच्छे ही होंगे। लोग गलतियाँ भी करते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है, यह भी सही है। लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन भी होता है। कई बार तो बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर इसका बुरा असर भी पड़ता है। तो इससे आपको लगेगा कि लोकतंत्र का जो रूप हम देखते हैं वह सरकार का आदर्श रूप नहीं हो सकता। पर वास्तविक जीवन हमारे सामने सवाल नहीं होता है। हमारे सामने सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास जो सरकार के स्वरूपों में
जो विकल्प आज उपलब्ध हैं, क्या उनमें से लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है या नहीं है? जब हम देखते हैं कि क्या चीन में जो साम्यवादी सरकार है, जो अपने आप को लोकतांत्रिक भले कहती है, लेकिन वहाँ पर एक ही पार्टी के चुनाव, एक ही पार्टी की सत्ता, किसी पार्टी में चुनाव लड़ना होगा तो आपको वहाँ की साम्यवादी जो पार्टी है वहाँ का सदस्यता लेना पड़ेगा, तभी आप चुनाव लड़ पाओ, कोई दूसरी विपक्ष की पार्टी नहीं। अन्य कई देशों में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं करते हों, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा भले आप कुछ भी, हमारा जीवन दुर्लभ हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि नहीं, जो अभी विकल्प हमारे सामने उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र अन्य से बेहतर नज़र आता है। ये तो रहा इसका एक सकारात्मक पहलू। अब अभी तो बात करें लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क, अर्थात उसके खिलाफ। अब लोकतंत्र के पक्ष में लोग क्या कहते हैं, इसको ज़रा देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है, पहला दे रखा है लोकतंत्र के पक्ष में, एक घटना से एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि चीन में 1958-61 के दौरान एक अकाल पड़ा था, जो पूरे विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग मार दिए गए थे। मार दिए गए थे सेंस क्या है, भूख से मर गए थे। उन दिनों भारत की स्थिति बहुत सही नहीं थी। ये बात चली 1958-61 का। भारत समय भी खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था, लेकिन भारत में कभी ऐसी स्थिति नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि केवल और केवल इसमें अंतर आया कि दोनों देशों में सरकारी शासन व्यवस्था, सरकार के स्वरूप के अंतर के कारण भारत सरकार ने खाद्य व्यवस्था के मामले में जिस तरीके से काम कर लिया, वहाँ ये देखा गया कि चीनी सरकार उस प्रकार से नहीं किया। और ये भी कहा जाता है अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में और स्वतंत्र देश में ऐसा अकाल और भूखमरी कभी नहीं हुआ है। कहा जाता है कि यदि चीन में बहुदलीय व्यवस्था होती, अनेक दल होते, विपक्षी दल होता, सरकार की आलोचना कर सके, मीडिया स्वतंत्र होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। यहाँ ये कहने की बात है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आने लगी कि लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन बताने वाली विशेषताओं में से एक बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। क्या चीज़ आपका? कि लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है, क्योंकि इसमें वास्तव में होता क्या है कि गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सरकार ध्यान दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, और यह सारा का सारा सरकार चलाने के वालों की मर्जी पर निर्भर करता है। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती है तो उन लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में वास्तव में ऐसा नहीं है। शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान देते हैं। तो इससे एक चीज़ निकल कर आती है लोकतंत्र के पक्ष में कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य प्रणालियों से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर शासन का सबसे अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप नज़र आता है। सरकार कहते हैं ना कि अकाउंटेबल ठहरा दिया जाता है, सरकार को दोषी ठहराया, सरकार को जवाबदेह ठहराया जाएगा कि आखिर में हमने आपको चुनकर भेजा है, आप ऐसे निर्णय कैसे ले सकते हो? आपके ऊपर क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप इस मामले को किस प्रकार से हैंडल करोगे? तो ये शासन का जवाबदेही वाला स्वरूप है, इसलिए इसे बेहतर माना जाता है। दूसरा पॉइंट ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कोई भी फैसला लेने के पीछे जो आधार होता है वो होता है व्यापक चर्चा और वाद विवाद। वाद संवाद कहें तो बेहतर, बहस, एक डिस्कशन प्रॉपर होता है। कई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चाएं होंगी, बैठकें होंगी, किसी एक फैसले पर अनेक लोगों की सोच होती है, तो इसमें गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है। हाँ, एक बात है कि समय कम ज़रूर लगेगा, समय कम जरूर नहीं, समय ज़्यादा लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर जो होगा हमारा, यदि थोड़ा समय लेकर विचार करें तो हमें इससे गलतियां करने की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र हमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ा देता है। ये लोकतंत्र के पक्ष में दूसरा तर्क है। पहला तर्क कहता है कि लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है,
क्योंकि ये सरकार की अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। दूसरा क्या रखा है कि लोकतंत्र में हमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा इसी प्रकार से कहता है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध करा देता है। ये सिंपल सी बात है, यदि किसी भी देश या समाज में जब बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं, सामाजिक विविधताओं वाला देश है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर धार्मिक मान्यताएं, राजनीतिक मान्यताएं, वैचारिक मान्यताएं अलग अलग होंगी, जातियाँ अलग है, सब कुछ अलग है। तो यहाँ पर वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक से। लेकिन क्या इस वैचारिक मतभेद होने की स्थिति में क्या इसका एक विकल्प है कि आप किसी को दबा दो, आप किसी को मार दो? ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने सत्ता के दम पर किसी की विचारधाराओं को दबा दें। वहाँ टकराव की स्थिति होने में सबसे जो बेहतरीन हमारे पास ताकत है वो है लोकतंत्र की ताकत, कि हम आपस में वाद विवाद करेंगे, संवाद करेंगे और संवाद के माध्यम से आपसी टकरावों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। न कि उनके साथ हम क्या करेंगे कि अपने ताकत के दम पर जिसके पास पावर है वो अन्य की बातों को दबा देगा। इससे क्या बढ़ेगा? लोगों के बीच नाराज़गी और असंतोष का भाव पैदा हो, और ऐसा करके हम बहुत ज़्यादा समय तक उनके साथ नहीं रह सकते हैं। एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान हमारे पास क्या है कि हम लोकतंत्र को अपनाएं और वाद संवाद करके इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमें पता है कि लोकतंत्र में कोई भी अस्थायी विजेता नहीं होता और न कोई भी स्थायी रूप से पराजित होता है। हर समूह को मौका मिलता है ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार करके फिर अपने सत्ता में आ सकता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहें, और ऐसा भारत के संदर्भ में तो और ही आवश्यक है, क्योंकि भारत एक बहुत ही विविधता वाला देश है। इन सब के बावजूद एक सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ा देता है। लोकतंत्र क्या कर देता है? नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। वो इस तरीके से, क्योंकि यही वो प्रणाली है जिसमें नागरिक चाहे छोटा हो बड़ा हो, सेंस गरीब हो अमीर हो, पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर हर एक नागरिक को राजनैतिक समानता दी गई है कि वो अपने पक्ष, अपने विचारधारा को मानने वाले लोगों के साथ क्या कर सकता है? वोट दे सकता है, उनके साथ साथ जा सकता है। कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। यहाँ पर अनपढ़ को वही दर्जा प्राप्त है जो बहुत शिक्षित और विद्वान लोगों को है। वहाँ यहाँ गरीब लोगों को उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना बहुत ही अमीर वर्ग को प्राप्त है। अर्थात ये जो रिश्ता है लोकतंत्र और नागरिकों के बीच का, ये केवल और केवल इस लोकतांत्रिक प्रणाली में ही संभव हो पाता है। ठीक है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ा देता है, क्योंकि वास्तव में होता है ना कि लोग किसी शासक के अधीन अपने आप को नहीं मानते हैं, किसी शासक की प्रजा अपने आप को नहीं मानते, बल्कि खुद ही अपने आप को शासक मानते हैं। अगर वो गलतियां करते हैं तो इसके लिए जवाबदेह खुद होंगे। तो लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ा देता है। और अंतिम पॉइंट क्या रखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपने गलतियों को ठीक करने का अवसर मिलता है। मान के चलिए इस बार हमने अपना वोट किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया कि जिसे हम समझ रहे थे कि वो बहुत ही नेक दिल इंसान है, इस देश को आगे बढ़ाएगा, लेकिन हुआ इसके जस्ट उल्टे। तो हमारे पास ये अवसर तो उपलब्ध है ना कि हम अपनी गलती को ठीक कर सकें, और अगली बार में या तो शासक इस बात को जानते हुए अपने नियमों कानूनों में बदलाव स्वयं करे और देश को आगे बढ़ाए, या तो हम लोग ही इस शासक को ही बदल दें। तो हमें अपनी गलतियों को ठीक करने का अवसर इस प्रणाली में उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पर 4-5 पॉइंट अन्य प्रणाली, पहला पॉइंट था अन्य प्रणालियों से बेहतर है क्योंकि यहाँ पर सरकार की जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। दूसरा पॉइंट कह रखा था कि ये क्या होता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। अभी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली अन्य प्रणालियों से बेहतर है क्योंकि इसमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। एक पॉइंट कहा था कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध करा देता है, और एक और पॉइंट था कि लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पे समझ में आएगा कि इस बात की सही बात है, हमें सबसे ज़्यादा जो सम्मान मिलता है, गुंजाइश होती है,
तो इसमें होती है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकें, वो लोकतांत्रिक प्रणाली में ही संभव है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ क्या है। आप इसको देखोगे तो देखिए ध्यान से कि हमने इस शासन के अनेक सारे पहलुओं पर चर्चा किया, लेकिन इससे हमें लोकतंत्र की न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की ही पहचान होती है जिससे हमें लोकतंत्र की ज़रूरत है। और जो लोकतंत्र का जो सबसे आम स्वरूप है वो है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जितने भी देशों में हम बात करते हैं लोकतंत्र की, वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते हैं, बल्कि सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है, और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता है, बल्कि बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। तो ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर लेना संभव नहीं हो पाएगा। और दूसरा, यदि सबको बैठा भी लिया जाए तो हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। तो इससे तो हम ये समझ में आ गया कि लोकतंत्र की न्यूनतम समझ क्या है, स्पष्ट लेकिन न्यूनतम। तो यहाँ पे हम अंतर स्पष्ट कर पाते लोकतांत्रिक और लोकतंत्र, लेकिन हम एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती। तो हमें अब इसके बृहत्तर अर्थ को समझना होगा। तो इसका बृहत्तर अर्थ इस प्रकार से है, जैसे एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाना चाहते हैं कि आप मुझे बताओ कि क्या हम लोग का परिवार लोकतांत्रिक है। जब भी कोई फैसला करना होता है तो हम सभी साथ मिलकर आपसी समझ से फैसले लेते हैं। फैसले मेरे विचारों को उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। ये एक स्टेटमेंट है कि हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी समझ से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का उतना ही महत्व है जितना मेरे पिताजी का। एक स्टेटमेंट है, मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो एक ऐसा शिक्षक पसंद करूँगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। दो स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट जरा पढ़िए, एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते, क्या ये लोकतंत्र की बात करेंगे। 3 स्टेटमेंट है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ये दर्शाते हैं। तीसरे वाले में दे रखा है कि लोकतंत्र की बात नहीं है क्योंकि एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पूरी पार्टी की फैसले करेंगे। ये कहाँ तक सही है। तब मैं वास्तव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस तरीके के फैसले लेने का मतलब होता है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद ही और उनकी स्वीकृति से फैसले लिए जाए। जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व हो जितना किसी बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति का। ये बात चाहे सरकार पर लागू हो या परिवार पर या किसी संगठन पर। तो लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अर्थात लोकतंत्र को हम केवल सरकार का डायमेंशन में न रखें। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ का मतलब है कि लोकतंत्र का जो अर्थ है, जो समझ है, वो जीवन के हर एक क्षेत्र में जाना चाहिए। सरकार में, परिवार में, संगठन में, हर एक चीज़ में। लोकतंत्र को किसी एक सीमित दायरे में न बांध के रखिए। लोकतंत्र बहुत ही व्यापक है और इसे हमें इसके लिए क्या करना होगा, कभी कभी हमें कुछ आदर्श स्थितियों की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और इन्हें पाने का वास्तव में हमें प्रयास करना। जैसे यदि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रह रहे हैं तो हमें उस लोकतंत्र की आदर्श स्थिति को प्राप्त तब पहुँचेंगे जब किसी भी देश में कोई भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं रहा। ये है इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आगे जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत ना रहेगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोटों के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका मिल जाए। इसके लिए जरूरी बस ये नहीं है कि उसको वोट का समान अधिकार दे दिया जाए। इसके लिए ज़रूरी ये भी चीज़ें हैं कि उसे सूचना की समान उपलब्धता, इन्फॉर्मेशन उसे समान रूप से उपलब्ध हो जाए, बुनियादी शिक्षा मिले, बुनियादी संसाधन मिले और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। उसके प्रति हमें आस्था होनी चाहिए, लोकतंत्र के प्रति भाव होना चाहिए कि लोकतंत्र ही सबसे बेहतरीन शासन प्रणाली है। अगर इन शासन प्रणालियों के आधार पर आप देखोगे तो लगेगा आपको कि इस दुनिया में कहीं लोकतंत्र है ही नहीं, लेकिन ये लोकतंत्र की आदर्श स्थिति है और हमें इस रास्ते में हमेशा बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।
अगर हम लोकतंत्र को इतना महत्व देंगे तो हमें होगा क्या कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है, और हमें न्यूनतम या काम चलाऊं लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर समझना मदद मिलेगी। हमने इस चैप्टर में केवल और केवल शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की चर्चा की है। तो अब अगले वर्ष जाओगे आप तो लोकतांत्रिक समाज और लोकतंत्र मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज़्यादा बातें जान पाओगे। और इसमें भी थोड़ा सा शासन व्यवस्था का जो सबसे आम स्वरूप है कि आज लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, इसमें आप देखते हो कि जब समुदाय छोटा होता है तब तो फैसले लेने में आसानी होती है, लेकिन जब सीधे फैसले कर ले, जैसे गाँव के ग्राम सभा को कि आप कोई फैसला लेना था आप सीधे आप बुला करके कर सकते हो, लेकिन यदि वहीं वो बहुत बड़ा देश है तो आप वहाँ पर इस प्रक्रिया का पालन नहीं कर पाते। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि किस प्रकार से प्रतिनिधित्व वाला सरकार हम वहाँ पर व्यवस्था करें। इस सारी की सारी घटनाएं लोकतंत्र जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की है वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता है। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। इस स्थिति के बारे में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं किया सकती। इसकी लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की ज़रूरत है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह हमारे देश में लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यह लोकतंत्र की ताकत भी है और कमजोरी भी है। इसे देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। शासक कैसे है बिहेव कर रहा उससे ज़्यादा कहीं यहाँ पे नागरिक कैसे हैं वो बिहेव करता है, और यही चीज़ हमें लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से अलग बनाती है। जैसे राजशाही, तानाशाही, एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती है। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इससे लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका हो गया समाप्त। इस पर बनने वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे और लगाएंगे। जो डाउट होगा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप सभी का स्वागत है। निश्चित तौर पर पढ़ाने में मेहनत जाती है, तो आप लोग इस मेहनत को ज़ाया ना होने दें। कृपया इस चैप्टर के अर्थ को समझें और इसे दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हों तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।